नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन सवाल वही खड़ा है। क्या हमारी राजनीतिक व्यवस्था बदल गई? मतदाता सशक्त हुआ? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी दूर हुई? ये सवाल आज भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। लेकिन एक उम्मीद है, एक आशा है, सत्य बहुमत की राजनीति, जिसकी रोशनी सत्यदेव चौधरी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्य बहुमत पार्टी के, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, आज हमारे साथ है। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अर्जुन जी हैं, जो कि वकील हैं और सामाजिक विषयों पर राजनीतिक की समझ रखते हैं, हमारे साथ हैं। अर्जुन जी, आपका स्वागत है। विकास झा हैं, जो कि एक राजनीतिक मामलों की समझ रखते हैं और शिक्षक भी हैं, शिक्षा देते हैं। आज उनसे हम राजनीति पर बात करेंगे। शुक्रिया विकास झा जी। और मेरे साथ विकास श्रीवास्तव जी हैं, जो कि राजनीति पर बात रखते हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात रखते हैं। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वशिष्ठ जी हैं, जो कि सत्य बहुमत की विचारधारा को चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या लोगों का रुझान है। वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए, 4 के नतीजे भी आ गए, लेकिन जहां हमारी राजनीतिक व्यवस्था थी वहीं खड़ी है। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। एक उम्मीद सत्य बहुमत पार्टी पर टिकी हुई है, क्या कहेंगे? ये जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, इसके अंदर इस तरीके से हार जीत पहले भी, पिछले जब से हमारी राजनीतिक व्यवस्था शुरू हुई है 1947 या जब से 1952 से चुनाव होने शुरू हुए, उसके बाद से लेकर आज तक इस तरीके की उठापटक बहुत बारी हो चुकी है। कितनी बारी गठबंधन हुए, कितनी बारी पार्टियों के मेल हुए, पार्टियों के, एक पार्टी के पता नहीं 3-3, 4-4 पार्टियां बनी। ऐसे खेल हमने बहुत सारे देख चुके हैं। लेकिन मैंने ये देखा अपने जीवन के अनुभव में कि कभी भी, हर बारी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति बदलने, पार्टियां बदलने के बाद कभी भी गरीबी और बढ़ती गई, भ्रष्टाचार और बढ़ता चला गया, बेरोजगारी और बढ़ती चली गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का कहीं कोई प्रबंधन है नहीं। सब पहले से हालत ज़्यादा खराब है, चाहे कोई भी जीता या कोई भी हारा, लेकिन परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए मतदाता शुरू से ही हारता रहा और आज भी हार गया। और ये आने वाले टाइम के अंदर कहीं पर भी इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था का चिंतन नहीं हो रहा जिससे कि मतदाता जीते। भाई, नेताओं का कोई ठेका है क्या कि ये नेता ही खाली इसके मालिक बने रहेंगे राजनीति के? हमारे मतदाताओं का कोई भी उसमें महत्व, प्रभाव या भूमिका क्यों नहीं बनती राजनीति के अंदर? आज मुझे बता दीजिए कि जिन लोगों ने जितवाया है, जिन मतदाताओं के मत से ये लोग जीते हैं, ये पार्टियां जीती हैं, वो अब क्या देने वाले हैं इन मतदाताओं को? सवाल तो ये है ना, क्या कोई शिक्षा का इंतजाम होने वाला है, कोई सुरक्षा का इंतजाम होने वाला है, कोई स्वास्थ्य का इंतजाम होने वाला है, कोई रोजगार का इंतजाम होने वाला है, या खाली फ्री के अंदर लुटाते रहो, अनाज को देते रहो, कभी किसी को ये महिलाओं को देते रहो? या मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, उनका उत्थान होना चाहिए, उनकी गरीबी मिटनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कार्यक्रम तो बनाइए जिससे कि वजह से वो स्वाभिमान भी बढ़े, उनका गर्व भी बढ़े। ऐसा तो हो नहीं रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि नेताओं का भले ही गर्व बढ़ रहा है, लेकिन मतदाताओं का नहीं बढ़ रहा है। अर्जुन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मतदाताओं को सशक्त नहीं बना रही है ये राजनीतिक व्यवस्था। आप देखते हैं, आपने कैसा महसूस किया? आप अपने आप को कितना असहाय, कितना कमज़ोर मानते हैं इस राजनीतिक व्यवस्था में? जी देखिए, मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं कानून की बात करूँगा यहाँ पे। राजनीतिक पार्टियाँ हर 5 साल में आते रहती हैं, जाते रहती हैं। कांग्रेस जीत गया या बीजेपी जीत गया, मुख्य बात यह है कि उससे क्या बदलाव हो गया, जनता को क्या मिल गया। हम कई सारे ऐसे जजमेंट्स भी आ चुके हैं कि जो राजनीति में, जैसे जो रेपिस्ट हैं, किसी ने मर्डर किया हुआ है, जिन पे केसेस वगैरह चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, इस पे लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी कई बार आ चुकी है कि इस पे एक कानून बनाया जाए, इन लोगों को पार्टी टिकट नहीं दिया जाए या कोई पार्टी टिकट ना दे, या फिर पार्टियों को भी एक डायरेक्शन दी गई है
कि आप जो भी आपके नेता हैं इनके एंटीसीडेंट्स कि कौन कितना क्राइम किया है नहीं किया, उनका एक रिपोर्ट जारी करें नॉमिनेशन से पहले। क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हम करप्शन को कम करने के लिए, या फिर जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड ही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, उसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। 2019 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट की गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फंडिंग कर सकती है किसी भी पार्टी को, और उसको एनोनिमसली, मतलब उसको बाहर रखा जाएगा, उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि कौन व्यक्ति कितना दिया, किसको फंड दिया है। तो क्या ये करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहा है? हम इसे आरटीआई से बाहर क्यों रख रहे हैं? ये सब मुद्दे हैं। जहाँ तक औरतों की बात हम कर रहे हैं, अब समाज में देखिए रेप डेली बढ़ रहे हैं, पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, तो ये कितना इफेक्टिव है? क्या रेप कम हो गए हैं? नहीं, और बढ़ते जा रहे हैं। क्या जुडिशियल ट्रायल जो चल रही है, क्या वो ठीक से प्रोसेस कर रहा है? क्या केसेस जो इतने सारे पेंडिंग हैं ये टाइम पे रिजॉल्व हो रहे हैं? तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है। राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं जा रही हैं, पर क्या बदलाव हो रहा है? सब मिला जुला करके बात यह है कि हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है, खराबी है, इसको बदलने की ज़रूरत है। देखिए, हम कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, ठीक, तो मान लीजिए एक जगह से 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो अभी जिनको जो ज़्यादा वोट लेकर के कैंडिडेट्स आएगा वो जीत जाएगा, जिसको कम आएगा वो हार जाएगा। तो मान लीजिए किसी को 50,000 वोट मिला, वो जीत गया, और एक कैंडिडेट को 49,000 वोट मिला, वो हार गया। तो क्या हम उस 49,000 वोट का कोई महत्व है हम इस राजनीतिक व्यवस्था में? नहीं है, अभी तो नहीं, कोई नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एजुकेशन की आप बात कर लीजिए। एजुकेशन, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें एक हैफा स्कीम लाया गया है, हाइगर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। वो क्या है? जो कमर्शियल बैंक है या जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनका एक समूह है, वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को फंडिंग करेगी, ठीक। तो वसूल कहाँ से करेगी? स्टूडेंट के फीस से, फी की बढ़ोतरी करेगी, ऐसे ही वसूल करेगी ना। तो हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा हम फ्री में देंगे, कैसे आप तो और महंगा करते जा रहे हो। बेरोजगारी को लेकर के देख लीजिए, क्या बेरोजगारी जो है घट रही है? कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर जीते, बीजेपी जीत गई या कांग्रेस जीत गई, हम इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? लोगों की समस्याओं पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बेरोजगारी तो कम नहीं हो रही है। बीजेपी जीत गई या कांग्रेस जीत गई तो बेरोजगारी कम हो गई क्या? नहीं हुई ना। तो ये सारे लोगों के मुद्दे हैं और लोगों को समझना पड़ेगा ये। हम हिंदू मुस्लिम या जाति के नाम पे या कास्ट के नाम पे हम जो वोट वगैरह ले रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, तो कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि क्या देश में बेरोजगारी कम हो रही है? तो वो बोलता कि किसके लिए, हिंदू के लिए कि मुस्लिम के लिए? तो वो बोला आप मुस्लिम के लिए बता दीजिए। तो नहीं, मुस्लिमों के लिए तो बेरोजगारी कम नहीं हुई है। तो हिंदुओं के लिए भी कम नहीं हुई है। क्या महंगाई जो है, महंगाई कम हुई है किसके लिए? मुस्लिमों के लिए कि हिंदुओं के लिए? तो मुस्लिमों के लिए बता दीजिए। नहीं, उनके लिए महंगाई कम नहीं हुई है। और हिंदुओं के लिए, उनके लिए भी कम नहीं हुई है। तो ये बात है, जब ना हिंदू के लिए महंगाई कम हुई है, ना मुस्लिम के लिए महंगाई कम हुई है, ना उसके लिए बेरोजगारी कम हुई है, तो ये हिंदू मुस्लिम फिर हो क्यों रहा है? हम मुद्दों की क्यों नहीं बात करें कि भाई हमारी समस्याएं दूर नहीं हुई? यही मैं कहना चाहूँगा। अर्जुन जी ने बहुत ही व्यंग किया है गठबंधन की राजनीति में, और बहुत ही बारीकी से उन्होंने समझा दिया है कि किस तरह से ये गठबंधन की राजनीति हिंदू और मुसलमान कर रही है विकास के नाम पर, लेकिन सत्य बहुमत की राजनीति वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रही है। अब मैं जाऊँगा विकास झा जी के पास। विकास जी, ये जो एक जुमलेबाजी जो है वो हो रही है इस राजनीति में, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अभी दूर की कोड़ी लग रहा है, क्योंकि चुनाव आते हैं जाते हैं, जो समस्याएं हैं आम मानस की वो जस की तस हैं। जी नरेश जी, सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद कहना चाहूँगा और मेरी तरफ से जो है नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, तो इसका जवाब भी मैं अपने तरीके से दूंगा। देखिए, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ
और सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है इस पे पहले मैं मनन करूं, चिंतन करूं कि इतने पिछले 75 सालों में ये प्रॉब्लम जो है इनका सही ढंग से सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला। मैंने बहुत दिनों तक इस पे मनन किया, चिंतन किया। आखिरी में मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा, थेसिस भी किया, एंटीथेसिस भी किया, और आखिरी में एक सिंथेसिस निकल के मेरे सामने ये आया कि जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। फ्लॉज क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्लॉज ये है कि गठबंधन की जो भ्रष्ट राजनीति है इसमें हम एक नंबर को तोड़ जोड़ करके गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, सांसदों की जो गठबंधन है, जिसको अचीव करना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जो है इसका बहुत ही सख्त तरीके से विरोध करता हूँ, और मैं इस देश का एक नागरिक हूँ तो मैं एक सपना भी देखता हूँ और वो ड्रीम भी है मेरे अंदर, और मैं जानता हूँ कि एवरी ड्रीम हैज़ अ प्राइस। मुझे प्राइस चुकाना होगा और मैं वो चुकाने के लिए भी तैयार हूँ। अभी जो आपने बोला कि जुमलेबाजी की आपने बात की, जुमलेबाजी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। जैसे रेवड़ी की बात है या फ्रीवीज की बात है, जैसे लोग कुछ फ्रीवीज जानते हैं उसको, कुछ रेवड़ी जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी करती है, बीजेपी भी करती है, आम आदमी पार्टी तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। लेकिन मैं एक सीधा साधा सवाल जो है इस देश के जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने 75 सालों से इस राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन दिया, सहयोग दिया, अपने आप को पूरी तरह से इसमें झोंक दिया। आपने कभी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया, कभी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को किया, उसके रिप्रेजेंटेटिव आकर के आपके यहाँ पे फिर आपके बिहाफ पे डिसीजन लिए, लेकिन क्या उन्होंने आपके हक में डिसीजन लिया? आपकी बुनियादी जो प्रॉब्लम्स हैं, समाज में जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल किया? उन्होंने नहीं किया। जो वाटर की स्केर्सिटी है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा रेट से हो रहा है। जो क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, वो बिल्कुल मिसगाइडेड है, मैनिपुलेटेड है। राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हो दूसरे कंट्रीज को। शुगर प्रोडक्शन में आप ये दिखा रहे हो कि मैं शुगर केन और राइस से जो है ऑयल बनाऊंगा, लेकिन आप सोच के देखो कि आप शुगर केन और राइस का जो प्रोडक्शन कर रहे हो और उसके लिए फार्मर्स को जो जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि वो जो है ड्रॉट्स के लिए जिम्मेदार है, तो आप कहीं ना कहीं अपने देश की जो नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। ये सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद गरीबी एग्जिस्ट कर रही है, फार्मर्स को उनका हक नहीं मिला। जो स्टूडेंट हैं वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, इतनी साल कड़ी मेहनत करने के बाद उनको जो है एक रोजगार जो जिसके लिए वो जूझते हैं, लड़ते हैं, फिर भी नहीं मिल पाता है। बाद में रिजर्वेशन पे बात आ जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इतने रोजगार ही क्यों नहीं क्रिएट कर देते हो जो रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़ी? रोजगार तो क्रिएट किया जा सकता है। आपने एक 6 पे कमीशन लगाया तो किसी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी आपने 1.5 लाख रुपए कर दिया। वहीं पे 15,000 की नौकरी करने के लिए लोग मोहताज हैं, उनको नहीं। 1.5 लाख रुपए की नौकरी के बजाय आप उसे ऑन कॉन्ट्रैक्ट दे दो या फिर लेटरल एंट्री करो, और 1.5 लाख रुपए जो सैलरी दी जा रही है एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, उसकी जगह पे मैं चाहता हूँ कि 20 ऐसे रोजगार क्रिएट हो सकते हैं जो कि जरूरत है इस देश की युवा पीढ़ी के लिए। वो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है लेकिन उसे उसकी जरूरत की चीज़ें मिल नहीं रही है। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो मिल नहीं रहा है। मैं देखता हूँ यूथ जो है अभी भी पूरी तरह से डिमोटिवेट हो रखे हैं सोसाइटी में। स्वास्थ्य की कंडीशन तो आपने कोरोना में देख ही लिया। शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। अभी जो है रिसेंटली सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया है कि अब ग्रेडिंग सिस्टम भी 10th में खत्म कर दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ग्रेडिंग सिस्टम क्यों खत्म करना चाहते हो? क्योंकि आप अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हो। आप एजुकेशन सिस्टम बढ़ाओगे, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम लाओगे तो बच्चा खुद सशक्त हो जाएगा। अब रही बात जुमलेबाजी की, तो जुमलेबाजी तो हर कोई कर रहा है। जुमलेबाजी तब तक होती रहेगी जब तक ये जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति, ये एग्जिस्ट करेगी। जुमलेबाजी करके एक जोड़ तोड़ का नंबर जो है वो अचीव कर लो, आप मतदाताओं को गुमराह करो और अपनी सरकार बना लो। इसके लिए एक ही समाधान है, सत्य बहुमत। सत्य बहुमत मतदाताओं के बहुमत से बनने की सरकार की बात करती है और मैं उसका खुल के समर्थन करता हूं। सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी इसी तरह से, और मतदाता हारता रहेगा। सत्य बहुमत एक ऐसी व्यवस्था की बात करती है जिसमें मतदाताओं की बहुमत से सरकार बने और मतदाता जो है वो हमेशा इसमें विजयी रहेगा, वो कभी भी हारेगा नहीं। जी नरेश जी, धन्यवाद। जी, बहुत
गहन रूप से समझाया कि किस तरह से सत्य बहुमत की राजनीति जो है वो ही एक विकल्प है जुमलेबाजी का, झूठ का और प्रपंच का, और ये कह सकते हैं कि गठबंधन राजनीति में अनिवार्य हो गई है जुमलेबाजी, और सभी दल उसी का सहारा लेकर सत्ता को पाते हैं। अब हम विकास श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे। विकास जी, आप राजनीति, सत्य बहुमत की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, जश्न हो रहा है, कहीं पर गम हो रहा है, लेकिन सत्य बहुमत का जो बात हो रही है वो आप बात करते ही एक अपने आप को सशक्त समझने लगते हैं। जी धन्यवाद नरेश जी। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं इस चर्चा पे। जो 4 राज्यों के चुनाव आए हैं, आपने कहा कहीं जश्न है और कहीं तो कभी कहीं खुशी कहीं गम वाली बात हो गई। तो हर वक्त ऐसा हमें देखने को मिलता है। अभी सुबह जब मैं न्यूज़ थोड़ा सा टीवी देख रहा था तो कांग्रेस के कार्यालय में मिठाई, लड्डू और ढोल ताशे आए थे। थोड़ी 1 घंटा बीतते बीतते वो शिफ्ट होके चला गया बीजेपी के पास। हाँ, तो समा बदल गया और फिजा भी बदल गई, सब चीज़ें। तो ये एक तरीके से समझिए कि पिछले ये जब से आज़ादी ली है ना, उसके बाद यही हमने नाटक देख रहे हैं हम ये, और ये नाटक जो है ये नाटक चलता रहेगा इसी तरीके से। तो गठबंधन हुआ। हाँ, मिठाई का गठबंधन हुआ। जी जी। तो कुल मिला के बात यही है कि इसमें देखिए जो मूल बात है, लोगों की जो समस्याएं हैं वो उभर के नहीं। फिर एक बार एक विडंबना ये कहिए कि फिर ये जो चुनाव है और जो परिणाम है, गठबंधन की राजनीति के भेंट चढ़ गया। इसको, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है। और कहीं फिर अब क्या आगे कैसा रूप देखने को मिलेगा, वाकई मैं भी बहुत एकदम विचित्र हूँ ये सुन करके, देख करके नतीजा कैसे। और बात ये है कि लोग जो धनबल और बाहुबल के दम पे जैसे गुमराह कर देते हैं ना मतदाताओं को, एक भ्रमित, उसी भ्रम जाल में फिर इस बार फंस गया मतदाता। वाकई मायने से अगर सही ढंग से एजुकेट किया जाए इसको, स्कूल स्तर पे अगर कहीं छात्रों को या यूनिवर्सिटी में ये बताया जाए कि भाई हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या है और क्या होनी चाहिए, उसके बाद सरकार चुनाव करवा के देखे, फिर क्या यही परिणाम आएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। तो बहुत ये सारी बातें हैं। आप ऐसे तो एक तरीके से जो मैं बता ना, चुनावी नाटक है। अब आपने वोट करा, आप इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आंकड़ा कैसे है, कितने वोट, मतलब परसेंट, तो कितने, मेरे ख्याल से 60-70% पोलिंग हुई है इस बार, मैक्सिमम 70 तक। अब इसमें जो सरकार बना रहा है उसको वोट कितने आ रहा है और टोटल मतदाता कितने हैं, तो देखेंगे तो वही 15% के आसपास है। तो क्या इसको मानते हैं आप? ये बहुमत है ही नहीं, सही पूछिए तो। ये भ्रष्ट बहुमत है। आप 15% वोट लाओ और वो 1500 वोट कैसे आते हैं? 5 से 7% तो आप लालच दे करके, पैसे, शराब, जो चलता है जिस राज्यों में जैसे, वो करके आप 5-7% वोटों पे इधर उधर कर ही सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत धर्म, राजनीति और जाति पाति में तो ये, और जो युवा जो वोटर है 18 से 25 साल से जो वोट देता है, चुनाव लड़ता नहीं है, तो उसकी भी क्या समझ है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस बात को लेकर के कि हमारे वोट से जो सरकार बनेगी वाकई किस तरह की नीति निर्धारण करेगी। और एक तरह से ये भी कहे कि उसकी कोई ऐसा जिम्मेवार है नहीं, अभी परिपक्व नहीं उस लेवल पे, और आप उसको वोट बना देते हो। क्योंकि इस बार भी 18 साल के मतदाता ने वोट दिया होगा, मैं समझता हूँ। पता नहीं क्या उनके लिए, कि 20 से 30% वैरी करता ही है हर बार, तो 20-30% तो वही लोग हैं। तो किस तरह का, किस आधार पर उन्होंने वोट दिया? और ढोल तो बज रहे हैं इन बड़े बड़े घरानों में, ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टियां चलेंगी, मेरे ख्याल से महीनों दिन तक तो जश्न बनेगा। अब जहाँ जहाँ एक ये भी है कि क्लियर मेजॉरिटी है, वहाँ तो ठीक है, सरकार बनेगी, खाली लड़ाई घमासान होगा मुख्यमंत्री को लेकर के कि भाई कौन बने, क्योंकि डिक्लेयर तो है नहीं ना कि कौन मुख्यमंत्री बने। लेकिन जहाँ कहीं पेच फंसने का अगर कोई बात आती है, या गठबंधन की राजनीति इस तरीके से मतलब हावी हो तो कहीं जोड़ तोड़ की भी गुंजाइश हो सकती है कहीं, तो फिर देखते हैं क्या रूप मिलेगा। मतलब कहने का है कि ये जो राजनीति है इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार मिलेगा। गरीबों की गरीबी रह जाएगी, ठीक है, बेरोजगारों की बेरोजगारी ही बनी रह जाएगी। ये मैं कहूँ, आप कोई उम्मीद कर रहा है, और चूंकि जो एक मतदाता जो 15-20% वोटर, वो इस बात, इसी गुमराह है, वो इन धनबलियों बाहुबलियों के जो विज्ञापनों में, जो जुमलेबाजियों में गुमराह है। बात ये, बाकी जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो उदासीन है, वो उनको समझ में आ गया कि भाई इसमें कुछ होता नहीं है। तो यही बात है कि मैं तो इस चुनाव से इस बार भी थोड़ा सा निराश हूँ कि
अब रही बात की इसका समाधान, तो समाधान पे हमने सभी पैनलिस्टों ने बात किया कि वाकई अगर इस राजनीतिक व्यवस्था में अगर बदलाव नहीं लाते हैं, हम वोटों के बहुमत से सरकार नहीं बनाते हैं, तो हमारे समाज से अच्छे नेता नहीं आ सकते हैं। जब अच्छे नेता नहीं आएंगे, अच्छी सरकार नहीं बनेगी, अच्छे संसद नहीं आएंगे, अच्छे नीति निर्धारण नहीं होगा, तो फिर वो सब कुछ वही का वही रह जाएगा। चाहे आप जितने सुझाव दिए हैं, इन सुझावों पे कोई अमल नहीं करने वाला। ऐसे सुझाव ये 75 सालों में ना जाने 75,000 लोगों ने दे चुके होंगे। जैसे आपने कृषि पे, शिक्षा पे बात करी, ऐसे सुझाव हर रोज आते हैं, लेकिन सुझाव को तो सरकार को क्रियान्वयन करना है। और सरकार जब इस गठबंधन की राजनीति से बनेगी, इस सांसदों के बहुमत से बनेगी, जहां मतदाताओं की कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई कितनी भी नीतियां, कितने भी सुझाव बनाते रहो, कोई होने वाला नहीं है। सही बात है कि अब हमारे को जागने का अवसर मिल गया है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र जो सद्दे चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, यही हम सारी अपनी ताकत लगाएं, जिस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करें, एक उदाहरण बनाने की कोशिश करें, ताकि ये संदेश पूरे देश में जाए। हो सकता है आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में अगर हम यहाँ से जीतते हैं, तो पूरा बदलाव, एक पूरा जो हम जिस मुहिम में लगे हुए हैं, वो संभव हो पाएगा। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही। और जो विकास जी ने बात कही है कि ये गठबंधन की राजनीति में ये चुनाव भी भेंट चढ़ गए, न जाने कितने भेंट चढ़ेंगे, ये सवाल जनता को सोचना है। और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता है वो तो भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके पास सत्य बहुमत पार्टी का एक विकल्प है, वो उसको अपना सकते हैं और अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र को सशक्त कर सकते हैं और देश को भी सशक्त कर सकते हैं। वशीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सत्य बहुमत की बात कहते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स, किस तरह की चीज़ें मिलती हैं? आप भी जब जाते हैं और सत्य बहुमत की बात करते हैं, समस्याओं से तो दो चार होते होंगे, दिल्ली की सड़कों पर चलना, वहाँ क्या देखते हैं? नमस्कार नरेश जी, आपने हमें मौका दिया बोलने का। सत्य बहुमत की राजनीतिक में तो बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जो गठजोड़ की राजनीति है उसको ख़त्म करने का सबसे एक नया, जैसे कह सकते हैं कि जब एक पौधा जब अंकुरित होता है तो एक नया वृक्ष के रूप लेता है। तो जैसे जैसे हम लोग इस सत्य बहुमत पार्टी से जुड़ के काम करने का मौका जब मिला चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में, तो सबसे पहली बात है कि लोगों के अंदर में मैंने एक मुहिम चलाया, जिसके माध्यम से डोर टू डोर कैंपेन किए। और आज के परिवेश में जो अभी जो पांच राज्य में जो चुनाव हुए हैं, जो आज 3 तारीख को जो 4 राज्यों का जो रिजल्ट आया है, उसमें आप देखिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कास्टिज्म सबसे ज़्यादा हावी है। धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी ने एक अपना मैनिफेस्टो लेके आई, लेकिन काम कुछ नहीं है। जनता के हित में कैसे काम किया जाए, कैसा नियम बनाया जाए, गठजोड़ की राजनीति है। लेकिन ये विचारधारा तभी आगे बढ़ सकती है जब गठजोड़ की राजनीतिक, जब तक मतदाता सजग नहीं होगा, जब तक हम सत्य बहुमत की बात नहीं करेंगे, तब तक ये संभव हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बीजेपी जीत रही है तो लोगों के अंदर में क्या है, वो सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रही है। आज उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक पोलराइजेशन का काम किया है, धार्मिक उन्माद को लेकर आगे बढ़ाया है। तो इससे क्या, हम अगर शिक्षा की बात करते हैं, हर चीज़ पर बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जब चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में जब हम कैंपेनिंग करते हैं तो लोगों के मन में निराश पैदा होता है कि हम जब बातें करते हैं, सत्य बहुमत की बातें करते हैं, तो लोगों के अंदर लगता है कि ये भी उसी तरह का पार्टी है, लेकिन ये भी अपने विचारों को रख रही है। लेकिन जब जैसे जैसे लोगों को जब वो चीज़ पढ़ते हैं, जब हम समझाते हैं कि हमारी जो विचारधारा है हर विचारधारा से अलग चीज़ है, क्योंकि आपने जो 75 साल में जो वोट दिया, वो कहीं ना कहीं गठबंधन सत्ता को हासिल करने वाले जो नियम है, कानून को दिया, भ्रष्ट राजनीति को दिया। और हमारा जो विकल्प है एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से हम जो वोटर है वो ताकतवर होगा, ना कि इसमें सांसद और विधायक ताकतवर होगा। क्योंकि वोटर जब तक ताकतवर नहीं होगा तब तक हमारे देश में ऐसा कोई संविधान के तहत हम काम करेंगे या कोई भी इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई भी कानून लाएंगे, उस पर अमल होता रहेगा और ये नियम चलते रहेंगे। लेकिन जब तक हम वोटर को ताकतवर बनाएंगे और वोट के बहुमत से राजनीतिक जब होगा, जब नया ऐसा प्रणाली का विकास होगा, जब वोट की राजनीति होगी, जब पूरे देश में मतदाताओं के आधार पर अगर सरकार बनने के मौका मिलेंगे, तो करप्शन भी जीरो होगा और इस भ्रष्टाचार भी कम होगा। इसलिए लोगों के अंदर में सत्य बहुमत पार्टी के नाम पर और जो लोग भी हैंडल में लोग जुड़ रहे हैं, लोग धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एक नया विचार लोकसभा चांदनी चौक से मिल रहा है। और ये
लोगों के अंदर में जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और ये लोग भी पूछते हैं कि इतनी उम्र होने के बाद से भी इन्होंने बीड़ा उठाया है। सत्यदेव चौधरी जी ने जो बीड़ा उठाया है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि 70 साल के एज में होने के बाद से भी, इतने अच्छे उद्योगपति होने के बाद से भी इन्होंने गलियों गली में लोगों के अपने विचारों को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी प्रेरित होते हैं, क्योंकि ये जब जो ऐसा व्यक्ति जब इतना उम्र होने के अनुभव के साथ साथ युवाओं को जोड़ रहे हैं, और इसमें बेरोजगारी की बात ही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी ये जितनी समस्या है ये गठबंधन की राजनीति ही का जड़ है। क्योंकि जब तक हम ऐसे व्यवस्था को वोट करते रहेंगे और मतदाता हारता रहेगा, तब तक हम कोई भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी के आए, चाहे कांग्रेस का है, चाहे अन्य हजारों दल, कोई भी अगर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीतेगा तो उसके अंदर भी एक लालच रहेगा, क्योंकि उसको भी रहेगा कि हमें जो भी 5 साल के जो हमें मौका मिल रहा है वो किसी न किसी पार्टी में जाकर अटैच हो जाएगा, और वो काम भी करप्शन के माध्यम से ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इस चीज़ को मौका मिला है चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में, और हम लोग चाह रहे हैं कि सत्यदेव चौधरी जी के माध्यम से एक पूरे देश में मैसेज जाए कि चांदनी चौक लोकसभा सीट जिताकर आप देख लेना, हर चीज़ बदलाव आएगा, और एक नया सवेरा, एक नया सूरज और एक नए उमंग के साथ हम कह रहे हैं कि 2024 का जो आगाज होगा वो पूरे देश में बदलाव का नीति होगा। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल सही कहा। और सत्यदेव चौधरी जी एक प्रेरणा पुंज बन गए हैं सत्य बहुमत की राजनीति का विचार देकर। सत्य बहुमत से ही देश में तरक्की का रास्ता खुलेगा। आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं सबने बताया कि किस तरह से ये जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है उसका हश्र हम सब देख रहे हैं। कितने चुनाव आए, कितने चले गए और गठबंधन की राजनीति की भेंट चढ़ते गए। एक जो आपका क्या इस पर संकल्प है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? हमारी सारी चर्चा का नरेश जी एक निचोड़ ये निकला कि कोई भी जीता या कोई भी हारा, लेकिन हमारा मतदाता नहीं जीता। हमारे जो गरीब लोग हैं जिन्होंने इसको वोट दिया वो नहीं जीते, वो हार गए। तो हमें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर चिंतन मंथन करना चाहिए जो कि सत्य बहुमत जैसी राजनीति है, जिसके अंदर मतदाता जीते, गरीब आदमी जीते। ये गरीबों की, मान लो किसी को 1000 रुपया दे दिया, किसी को 5 किलो अनाज दे दिया, वो 5 किलो के बदले में भी उसको 4 किलो 3 किलो या ऐसे ही कुछ मिलता है, उससे उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही। उससे तो आपने उसको और ज़्यादा लाचार और ज़्यादा विवश कर दिया। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बननी चाहिए जिससे कि गरीबों की गरीबी मिटे, बेरोजगारों की बेरोजगारी मिटे, युवाओं को रोजगार मिले। इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था जब आएगी तभी ये कुछ कल्याण होगा। नहीं तो अब ये नेता लोग तो सशक्त होते रहेंगे, पहले भी होते रहे हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। इन्होंने खेती नहीं करनी, इन्होंने दुकान नहीं चलानी, इन्होंने नौकरी नहीं करनी, इन्होंने कोई कारखाना नहीं चलाना। और फिर भी आज आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर, चुने हुए लोकसभा के अंदर 50-60% से ज़्यादा चुने हुए सांसद क्रिमिनल और करप्ट हैं। तो वो कैसे कानून और कैसे नियम बनाएंगे आम आदमी के लिए, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था का बदल कर, और हमने जो सत्य बहुमत पार्टी का विकल्प दिया है, इसके ऊपर आप चिंतन करिए। इसमें कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दीजिए, वरना आप सत्य बहुमत को समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, वोट दीजिए। सत्य बहुमत की राजनीति कम से कम दिल्ली के अंदर, चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर तो आपके सामने है ही। अब इस सत्य बहुमत को जितवा के देख लीजिए, चांदनी चौक के अंदर क्या हो जाएगा। 543 सीट में अगर एक सीट चांदनी चौक पर जीत भी जाएगा तो इससे सारी राजनीतिक पार्टियों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन मेरा जहाँ तक सोचना है कि पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक व्यवस्था की ऐसी हलचल मचेगी, एक ऐसा हड़कंप मचेगा जिससे कि ये सब जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सत्य बहुमत का विचार के ऊपर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगी। मेरा यही कहना है कि आप सत्य बहुमत के ऊपर बात करिए, और चाहे कोई भी जीते कोई भी। और एक बात और है कि ये जो इन्होंने एक ठेकेदारी बना ली, इन्होंने एक मोनोपोली बना ली, सब नेताओं ने मिलके 15 साल से 20-20 साल से एक ही आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, एक ही पार्टी का सरकार बनी हुई है। ऐसा क्यों है? क्या दूसरे लोगों के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है? भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का ही तो परिणाम है ना ये।
कि खाली एक ही आदमी की मोनोपोली रहेगी। एक ही आदमी की मोनोपोली होने से तो देखिए वो अच्छी व्यवस्था तो जो उसने देनी थी वो शुरू के 4 साल 5 साल 8 साल के अंदर दे चुका। वो कितनी ऐसी उसने ऐसी कौन सी व्यवस्था बचा के रखी हुई है कि जो आने वाले 5 सालों के बाद भी देगा, फिर 10 साल 20 साल के बाद भी वो देगा? ऐसा क्या दिमाग है उसके पास? तो दूसरे आदमियों को मौका मिलना चाहिए। एक खेल के अंदर भी तो देखिए, जब खिलाड़ी की एक आयु हो जाती है तो उस आयु के अंदर उसको रिटायर होना पड़ता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भी मेरा ये सोचना है कि कुछ समय के बाद उसको अयोग्य कर देना चाहिए। दो बार से ज़्यादा बार आप चाहे प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, चाहे कुछ भी बने, उसके बाद में उसको सामाजिक कार्यों के लिए आइए, अपने अनुभव को आगे समाज के कार्य के अंदर बढ़ाएं और चुनावों के अंदर दूसरे लोगों को, नए नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि उनके अनुभव का, उनके कार्यकुशलता का, उनकी योग्यता का हमारे को ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यदेव चौधरी जी और सभी पैनलिस्ट का। आपके एक रोड मैप सत्य बहुमत की राजनीति का आपके सामने है। सच्चाई पर सत्य बहुमत की राजनीति टिकी हुई है और एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी दे रही है। आपको ये विचार कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। अगर आप भी इस विचार को समर्थन देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार।